वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एचआर के सभी स्टूडेंट्स, आज अपन जो यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 19, जिसे हम लोग कहते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स। जब अपन पढ़ रहे थे हमने देखा ट्रेनिंग के 2 मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मेथड क्या कहता है कि आप जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे रहते हुए आपको ट्रेनिंग और लर्निंग सीखनी है। ये नॉर्मली टेक्निकल टास्क परफॉर्म करने वाले या टेक्निकल वर्क पे टास्क परफॉर्म करने वाले लोगों के लिए ज़रूरी होती है। जबकि जो ऑफ द जॉब होती है, ऑफ द जॉब का मतलब क्या है, जहाँ पे एम्प्लॉय उस वर्क प्लेस से कुछ समय के लिए आपको ब्रेक दिया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आप एक ट्रेनिंग सेशन रिगार्डिंग दिस कंटेंट या दिस कोर्स आप अटेंड करके आइए। तो इसमें क्या है कि एक लिमिटेशन ये देखी गई कि जब एक पर्सन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज़ करने जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाता है और जो लर्निंग एक्सपेक्टेशन हमारी ऑफ द जॉब में देखा गया रिज़ल्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई आपका सुपरवाइज़र था, कोई पर्सन था जो आपको वॉच कर रहा था, तो जो उसका इफ़ेक्ट आया वो ऑफ द जॉब में कई बार नहीं मिलता। तो एक सिंपल एक माइनर डिफरेंस ये आया कि ऑन द जॉब टेक्निकल टास्क वालों के लिए ज़रूरी होती है और ऑफ द जॉब जो है मैनेजरियल स्किल्स वालों के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें कई सारी चीज़ें क्या है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को देखनी है और हमारे को ज़रूरी नहीं है कि हम वर्क प्लेस पर रह के इन चीज़ों को सीखें। तो कौन कौन से हैं टेक्निक्स, जैसे लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस। पहला पॉइंट ट्रेडिशनल वे है, डायरेक्ट मेथड है अप्रोच करने का। इसके अंदर जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है जो सामने वाले लर्नर्स को थ्योरी या लेक्चर्स देना शुरू करता है। नॉर्मली हम इसमें कॉन्फ्रेंसेस भी डाल सकते हैं। ये वर्बल प्रेजेंटेशंस होती हैं और इसमें लार्ज ऑडियंस को एक साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो आपके लेक्चर्स होते हैं वो आपके लर्नर्स को मोटिवेट करते हुए होने चाहिए और जो स्पीकर होता है उसको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। दूसरा होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होती है वो क्या होती है कि जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो उसके पास ही एक और ट्रेनिंग एरिया बनाया जाता है और ये वर्चुअल लैब होती है जिसके अंदर आपका वो सब चीज़ें क्रिएट की जाती हैं जो टास्क आपको परफॉर्म करना है इन द रियल लाइफ। तो एक तरीके से इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उस एम्प्लॉय को, लर्नर को उस वर्चुअल लैब में ले जाके काम करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जब वो एक्चुअल वर्क को फेस करे तो उसको काम जो है इफ़ेक्टिवली और परफॉर्मेंस के साथ नज़र आए। तो तीसरा आता है आपका सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। सिमुलेशन एक्सरसाइज क्या है, हमने पहले भी इसको हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया डिफरेंट लेक्चर्स में। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो हमने देखा, जो कि एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शो करता है। तो दीज आर द 4 बेसिक सिमुलेशन टेक्निक जो हमने पहले भी पढ़ी थी, जैसे मैनेजमेंट गेम्स, केस स्टडीज़, रोल प्ले और इन बास्केट। ये नॉर्मल है जो ऑफ द जॉब में यूज़ की जाती है। मैनेजमेंट गेम्स हमने क्या पढ़े थे, मैनेजमेंट गेम्स एम्प्लॉय की मैनेजरियल स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए रखे गए थे, जैसे उनकी एनालिटिकल पावर, लॉजिकल कैपेबिलिटीज़, रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट। ये सारी स्किल्स जो हैं थ्रू प्लेइंग डिफरेंट गेम्स हम उनके अंदर इन्हेंस करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे हमने एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को अकर कर दिया, अब उनसे कहा कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये इन लोगों के साथ मिलके आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल पावर के साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें करके देना है। तो उनके लिए गेम भी हो गया और इस गेम के थ्रू उनसे हमने क्या किया, उनके अंदर की स्किल को हमने डेवलप कर दिया। दूसरा आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी जैसे हमने पहले भी देखा कि इट इज़ अ रियल लाइफ सिचुएशन, प्रॉब्लम्स जो किसी इंडस्ट्री ने पहले कहीं फेस की होगी। ड्यूरिंग द एकेडमिक्स हमने देखा कुछ कोर्सेज बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, उनमें कोई न्यूमेरिकल्स पार्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हम केस स्टडी के सेक्शन को इसलिए रखते हैं ताकि बच्चा, जब स्टूडेंट लर्नर जो होता है, जब वो अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर करे तो उस चीज़ को वो केस स्टडी के थ्रू उस सिचुएशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेगा उस टॉपिक को, वो उसको हम वहाँ पे लर्न कराया जाता है।
देखिए हर सिचुएशन का आंसर अलग अलग है। तो जो उस कंपनी ने उस सिचुएशन में किया होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड और बिल्कुल एक्यूरेट मेथोडोलॉजी यूज़ आए, बट जो स्टूडेंट ने लर्न किया उस टॉपिक को उस वक्त, उस टॉपिक से उसको क्या समझ में आया, ये हमारे को समझ में आता है इस केस स्टडी मेथड के अंदर। देन आता है आपका रोल प्ले। ईच ट्रेनिंग टेक द रोल ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एन इशू एंड स्टडीज़। तो रोल प्ले में हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट टास्क जो हम सीखेंगे करेंगे वो हम रोल प्ले करके दिखाते हैं। यानी हम लोग स्क्रिप्ट और अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ही आर्टिस्ट और उनको कैरेक्टर्स डिज़ाइन करते हैं और उनको कहते हैं टू परफॉर्म एज ए रियल लाइफ। जैसे हमने कहा कि हम एक मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो मीटिंग में हु इज़ द चेयरमैन, हु विल टेक द मीटिंग, हु विल इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट्स रिगार्डिंग द मीटिंग, हु विल प्रिपेयर द एजेंडा, हु विल डिस्कशन, हु विल द पार्टिसिपेंट्स जो कि उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रोल प्ले में सभी लोगों को एक आर्टिस्टिक फॉर्म के अंदर कैरेक्टर वाइज सबको टास्क असाइन कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिए। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, उनकी मैनेजरियल स्किल्स और उनकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स, इन्फॉर्मिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। देन आता है आपका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो होती है उसको हम लोग टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं या फिर लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहते हैं। इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो पर्सन्स हैं या लर्नर्स हैं वो क्या सीखते हैं, वो सीखते हैं आपस के रिलेशनशिप को और आपस के नज़रियों को। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए हम 4 लोग बैठे हैं और हमसे कहा गया कि आप मैं हूँ 1, सेकंड है 3rd, देन अनदर 3rd 4th। तो हम 1 2 3 4 जो लोग बैठे हैं, फर्स्ट को कहा गया कि आप इस सेकंड 3rd 4th के बारे में एक क्या करिए, आप एक राय बनाइए, उसके बारे में एक चीज़ को सोचिए। अब उस चीज़ को आपने माइंड में फोकस कर लिया। अब देन लेबोरेटरी ट्रेनिंग में अगेन हमसे कहा जाएगा कि अब जो आपने इनके लिए सोचा है वो आप क्या करिए, उसको चेंज करिए और अगेन न्यू मेथोडोलॉजी या न्यू थॉट्स इनके लिए आप डेवलप करिए। तो ये जो है ये बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी सिखा रहा है। क्यों? कुछ समय के लिए हमने किसी के लिए एक सोच रखी, अपना बिहेवियर रखा, फिर उसको हमने क्या किया, बिहेवियर को चेंज किया। नॉर्मली ये इसलिए भी सिखाया जा रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट बिहेवियर्स के होते हैं और यदि हम एक दूसरे के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल लेवल पे गोल्स अचीव नहीं हो सकते। तो इस सोच को या बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम लोग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर कराते हैं, ताकि आप पहले तो उनकी एक राय बनाएं, थॉट्स रखें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, यही सोचें, फिर वापस से अपनी न्यू सोच डेवलप करें। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले क्या किया, अनफ्रीज द ओल्ड वैल्यूज़। हमने किसी पर्सन के बारे में जो सोच बना रखी है उसको हमने पहले हटाया, एक नई सोच बनाई और उस नई सोच के बेसिस पे हमने उसको क्या कर दिया, फ्रीज़ कर दिया। फिर हम उसको रिफ्रीज़ करेंगे, फिर उसको हम डेवलप करेंगे, फिर उसको हम रिफ्रीज़ करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपके बिहेवियर को चेंज या फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे सिखाया जा रहा है कि आपको डिफरेंट सिचुएशन पे अपने बिहेवियर को भी कैसे चेंज करना चाहिए। फिर आता है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। Transactional analysis, it provides the trainees with a realistic and useful method for analyzing and understanding the behavior of others। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनीज़ जो होते हैं उनको रियलिस्टिक और यूज़फुल मेथड के थ्रू ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे के बिहेवियर की स्टडी कैसे कर सकते हैं। देखिए, दूसरे पर्सन को एनालाइज करना, दूसरे पर्सन के बिहेवियर को समझना, ये बहुत टिपिकल और डिफ़िकल्ट टास्क होता है। पर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये जो ड्यूटी होती है कि आप अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़, अपने साथ काम करने वाले कलीग्स, सुपरवाइज़र्स, यहाँ तक कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सब के बिहेवियर को आपको स्टडी करना है। हर एक की कैपेबिलिटी, हर एक की थिंकिंग कैपेबिलिटी की बेसिस पे उसको टास्क असाइन करने होते हैं, उनसे काम करवाना होता है। तो इसमें क्या है कि जब भी हम उनके साथ आपस में सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम एक हर पर्सन को बार बार मोटिवेट करते रहें। तो मोटिवेशन क्या है,
आप एक पर्सन को मोटिवेट करते हो तो उसका रिएक्शन दूसरे पर्सन पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है। पर जब तक आप उस पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करना नहीं जानते तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किसी दूसरे पर्सन पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये जो मोटिवेशन रिएक्शन है, ये दो लोगों के बीच में कैसे होगा, इसको कहा जा रहा है ट्रांजैक्शन। तो बीइंग एज ए मैनेजर, यदि मैं एक वन पर्सन को मोटिवेट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा पर्सन है जिसको मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, बट वो भी क्या करे, उस चीज़ को सीख के मोटिवेट पॉजिटिव सेंस में ही होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले लिया चाइल्ड क्या करता है, एक जो बच्चा होता है वो अपने माइंड के अंदर कई सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड कैसे करता है, ऑब्ज़र्व करके करता है। वो उसके अंदर कई लोगों का बिहेवियर, कईयों का एटीट्यूड और कई लोगों के नेचुरल और कुछ खुद की नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे ऑब्ज़र्व करने का तरीका, दूसरा कैसे रिएक्ट करता है, घर में कैसा एनवायरनमेंट है, फादर कैसे बोलते हैं, मदर कैसे बोलती हैं, और रिलेटिव आपस में कैसे बात करते हैं, किस तरीके से कब चीज़ों पे वो रिएक्शन देते हैं, कब उनका एक्शन होता है चीज़ों पे लेके, और कुछ उसके अंदर बाय नेचुरल तरीके से बाय बर्थ जो कुछ चीज़ें आई हैं डेवलपमेंट वो है। तो इन सब चीज़ों को वो एक साथ क्या है, मिक्स करता रहता है, ब्लेंड करता रहता है। अब इस बेसिस पे सिचुएशन पे वो अपने हिसाब से चीज़ों को रिएक्ट करना शुरू करता है। जैसे जब भी उससे कुछ पूछो तो वर्बल क्लूज में क्या बोलेगा, मुझे लगता है, आई गैस, दैट, आई सपोज़, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो जब भी इस टाइप के बिहेवियर में क्या होता है कि पर्सन इज़ नॉट अश्योर और श्योर टू डू समथिंग, उसकी श्योरिटी नहीं है, वो सिर्फ एक गैस के तौर पे इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसने अब तक क्या है, ऑब्ज़र्व किया है, और उसका माइंड क्या है, एक चाइल्डिश माइंड है जिसमें चीज़ें अपने आप आई जा रही हैं और वो मिक्स किया जा रहा है और सिचुएशन पे रिएक्शन या बिहेवियर अपने हिसाब से दे रहा है। देन आता है पेरेंट क्या कहता है, इसके अंदर हम जो पेरेंट होते हैं वो माइंड थोड़ा डेवलप हो गया है, और हम हर एक का इंडिविजुअल बिहेवियर और इम्पल्स जो होते हैं वो जो हमने चाइल्डहुड से लिए, उसके बेसिस पे हम अपने सोशल फ्रेंड्स और इन लोगों के साथ जुड़ते हैं। इसके अंदर क्या है, ईगो को हम देख रहे हैं। तो हमने इस पूरे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में ये माना कि सबसे बड़ा चीज़ बिहेवियर है, दैट इज़ कॉल्ड ईगो। तो हम यहाँ ईगो को लेके चल रहे हैं। तो ईगो क्या है, ईगो 3 प्रकार की हो गई, चाइल्डिश ईगो, पेरेंट ईगो, एंड थर्ड वन इज़ एडल्ट ईगो। तो हम जो ये देख रहे थे कि मैंने एक पर्सन को मोटिवेट किया तो दूसरा पर्सन पे इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे उसकी ईगो हम लेके चल रहे हैं कि शायद उसकी ईगो चाइल्डिश थी, इसकी ईगो पेरेंट थी, या इसकी ईगो एडल्ट थी। तो मुझे इसी समझ के बेसिस पे उसको मोटिवेट करना है। तो यहाँ पे जो हमें नज़र आता है पेरेंटल ईगो में क्या कहते हैं, हम पेरेंटल ओवर रिएक्टिव या ओवर प्रोएक्टिव हो जाते हैं। कई बार हम चीज़ों में रिजिड करने लग जाते हैं। वर्बल क्लू में हम लोग ऑलवेज, शुड, यानी कि एक चीज़ के प्रति कि हमें आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा, ये शो करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी जहाँ पे हम हर चीज़ के लिए अश्योर हो गए हैं, श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ बोलने लग गए हैं कि यही जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और हर बात पे आँखों का दिखाना, आईब्रोज का चढ़ाना या फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज हो जाना, दैट इज़ रिलेटेड विद द पेरेंटल ईगो। और एडल्ट ईगो क्या कहती है, एडल्ट का मतलब है कि हमारे अंदर एक रैशनल बिहेवियर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम चीज़ों को एनालाइज करके समझने के बाद रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो आपका जो ईगो जो होती है वो शिफ्ट होती है फ्रॉम टॉट एंड फेल्ट, यानी पहले आपने सीखा, पढ़ाया, फिर आपने उसको महसूस किया। तो महसूस करने से क्या होते हैं, आप और ज़्यादा मैच्योर होते चले आते हैं और आप अपनी चीज़ें या डिसीजंस जो है ज़्यादा सोच समझने के साथ लेना शुरू कर देते हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर ट्रांजिशनल जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके अंदर हम उनके एम्प्लॉयज़ को या लर्नर्स को एडल्ट ईगो की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को देखें और रेस्पॉन्स करने से पहले आप हर एक बात का एनालिसिस कर लें और उसके बाद आप रेस्पॉन्स, ये हम लोग इसके अंदर देखना चाह रहे हैं।
यहाँ आपका यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 19 ख़त्म होता है। थैंक यू।